तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नालंदा द नॉलेज हब। हम लोगों ने यूनिट स्टार्ट किया था रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जो कि हमारा फिजिक्स का जो एक पार्ट है मैकेनिक्स, उसका एक यूनिट था। इस यूनिट में हम लोगों ने 2-3 टॉपिक्स कवर किए थे इसके पहले के 2 लेक्चर्स में, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ये क्या होते हैं। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो कृपया आप जाकर के उन्हें देख लें, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स इसके पहले के क्लियर हो जाएं। तो हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पढ़ा था। उसमें हमने क्या किया था, हमने 2 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने थे। जब टाइम t बराबर 0 पर दोनों जो हमारे फ्रेम थे वो कोइंसाइड कर रहे थे। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि हम एक अर्थ पर खड़े हैं, यानी हम ज़मीन पर खड़े हैं, हमारा वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बस हो गई। टाइम t बराबर 0 पर हम बस के एकदम, यानी हमसे जो बस थी वो कोइंसाइड कर रही थी, एकदम आमने सामने खड़े थे। फिर हमने उनमें से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि मान लेते हैं बस को हमने कोई कांस्टेंट वेलोसिटी v दे दिया, तो बस क्या होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी v से चलना स्टार्ट कर देगी। यानी कि जो दूसरा फ्रेम है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से ऐसे चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और हम जो फ्रेम मूव कर रहा है उसे हमने एस डैश नाम दिया था, और जो फ्रेम रेस्ट पर है, यानी कि हम जमीन पर खड़े हुए हैं, वो हमारा एक फ्रेम हो गया, उसे हमने एस नाम दिया था। तो जो दूसरा फ्रेम एस डैश कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है, ठीक है। अब उस बस के अंदर एक इवेंट होता है जिसे हमने पी नाम दिया। तो उस इवेंट के कोऑर्डिनेट्स इस बस के, यानी फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में अलग होंगे, और जो फ्रेम हमारा रेस्ट में है, यानी जहां से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसके रिस्पेक्ट में अलग हो गए होंगे। तो हमने माना था कि फ्रेम एस डैश यानी बस के रिस्पेक्ट से अगर हम बस के अंदर से उस इवेंट को देखेंगे तो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश दिखेगा कि टाइम टी डैश पर हुआ है। और अगर हम उसी इवेंट को, यानी बस जो कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रही है उसके अंदर जो इवेंट हुआ, उसी को अगर हम यहाँ पर रेस्ट से देखें, तब वो क्या दिखेगा, एक्स, वाई, जेड और टाइम टी पर होता हुआ दिखेगा, ठीक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था कि टाइम जो था वो दोनों फ्रेम में सेम था, यानी कि जिस टाइम पर हमें इवेंट बस के अंदर से होता हुआ दिखेगा वही टाइम हमें यहाँ से होता हुआ दिखेगा। और हमने एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश को एक्स, वाई, जेड और टी के टर्म में चेंज किया था। इसे ही क्या कहा जाता था, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। और जो हमारे इक्वेशन बने थे उसे नाम दिया गया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो इतनी बातें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। तो हमारा अगला टॉपिक है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तब यूज होता है जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं, यानी कि जो इवेंट होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। लेकिन जब वही जो हमारा दूसरे मूविंग फ्रेम में जो इवेंट होता है, अगर उसकी स्पीड ऑफ लाइट के बहुत ही करीब हो जाए, उसके आसपास अप्रोक्सीमेटली में हो जाए, तो वो आ जाता है हमारा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। और वहीं से जन्म होता है क्या कहते हैं, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का। यानी कि आइंस्टीन ने जो अपना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, उसका शुरुआत यहीं से होता है, जब चीज़ों का जो इवेंट होता है उनकी स्पीड क्या हो जाए, स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो जाए, ठीक है। क्योंकि कोई चीज़ अभी स्पीड ऑफ लाइट से तो चल नहीं सकती, तो हम लोग उसके एकदम करीब की बात करते हैं, यानी स्पीड ऑफ लाइट के नियर अबाउट, ठीक है। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसको समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 2 पोस्टुलेट्स दिए थे। अब वो क्या क्या थे, चलिए देखते हैं। तो देखिए, आइंस्टीन्स पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने 2 बातें क्या कही थी कि देखिए, देयर आर 2 पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय आइंस्टीन। पहला उन्होंने कहा था कि ऑल द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैविंग कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी टू वन अनदर। यानी कि ऐसे 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे कि हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ा था कि एक हमारा रेस्ट में रहता है और दूसरा फ्रेम क्या होता है, उसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा होता है। तो ऐसे 2 इनर्शियल फ्रेम्स में जो फिजिक्स के लॉज लगेंगे वो सेम लगेंगे। जैसे कि अगर जो फ्रेम मूव कर रहा है उसमें कोई इवेंट होता है, कोई बॉल है, हमने उछाला, वो नीचे गिरा, तो क्या होगा, तो अगर हम उसको बाहर से देखेंगे तब भी उसमें वो हमें वैसे ही दिखेगा कि बॉल ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, यानी फिजिक्स के लॉज, न्यूटन्स के जो लॉज अप्लाई होंगे वो अगर हम यहाँ से देखेंगे रेस्ट वाले फ्रेम से तब भी अप्लाई होंगे, और अगर हम उसके जो फ्रेम हमारा मूव कर रहा है, यानी बस जो मूव कर रही है उसके अंदर से देखेंगे तभी फिजिक्स के न्यूटन्स के लॉज जो हैं ये सभी अप्लाई होंगे उस पर, यानी हम उसको ऊपर उछालेंगे तो बॉल नीचे आएगी। कुल मिलाकर इसमें यह बताया गया है कि चाहे वो मूविंग फ्रेम हो चाहे रेस्ट फ्रेम हो, हम उस इवेंट को चाहे जहाँ से ऑब्जर्व करें उसमें फिजिक्स के लॉज जो होंगे वो सेम अप्लाई होंगे। और देखिए दूसरा क्या बताया गया, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम यानी निर्वात में, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कांस्टेंट
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं उसमें जो लाइट की स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी कि वो नहीं चेंज होगी। हमने अभी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पढ़ा कि जो वेलोसिटीज होते हैं वो डिफरेंस हो जाते हैं। अगर हम जो मूविंग फ्रेम होता है अगर हम उसके अंदर से जो इवेंट होता है उसकी वेलोसिटी देखते हैं तो अलग रहता है, लेकिन हम जो रेस्ट वाले फ्रेम से अगर यहाँ से देख रहे थे तो अलग था, यानी कि यूएक्स और यूएक्स डैश जो था हमें वो डिफरेंट दिख रहे थे। लेकिन अगर स्पीड ऑफ लाइट, अगर लाइट की स्पीड की बात करें यानी सी, तो वो क्या होगा, वो सेम रहेगा, चाहे हम उसको मूविंग फ्रेम के अंदर से देखें चाहे हम रेस्ट वाले फ्रेम के अंदर से देखें, तो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये जो दो पोस्टुलेट्स आइंस्टीन ने दिए, अब ये आइए हम देखते हैं कि इनको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जब यूज करेंगे तो कंट्राडक्शन हमें क्या मिलता है। अब आगे देखिए, अब हम चलिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर अ सिग्नल हैविंग स्पीड ऑफ लाइट ऑन मूविंग फ्रेम। हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या माना था, दो फ्रेम था, एक मूविंग फ्रेम था एक रेस्ट पे था। यहाँ से हम इवेंट मूविंग फ्रेम के अंदर जो इवेंट होता था हम यहाँ रेस्ट से इसको ऑब्जर्व किया जाता था, और यहाँ पर जो था इसके जो क्या कहते हैं जो फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स थे, ये मूविंग फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट्स थे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश, ये रियल कोऑर्डिनेट्स कहलाते थे क्योंकि ये इस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स हैं। और अगर जो रेस्ट से जो कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई जेड और टी, यहाँ से देखने पर जो हमें दिखता था वो ऑब्जर्व्ड कोऑर्डिनेट्स थे क्योंकि यहाँ से इस इवेंट को ऑब्जर्व किया जाता था। तो देखिए, अगर हम किसी नॉर्मल इवेंट की बात करते हैं, नॉर्मल ऑब्जेक्ट की बात करते थे, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती थी, यू एक्स डैश हमें दिखती थी यहाँ से, और यहाँ से क्या दिखती थी, यू एक्स। तो यू एक्स और यू एक्स डैश में डिफरेंस रहता था। लेकिन अगर हम बात करें लाइट की, हम मान लेते हैं कोई सिग्नल है, मतलब कोई भी ऐसा सिग्नल है जो कि स्पीड ऑफ लाइट चल रहा है, हम लाइट को ही मान लेते हैं। हमने यहाँ से एक टॉर्च ऑन की, ठीक है, इस मूविंग फ्रेम में ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी भी चल रहा है, हमने इसमें एक टॉर्च ऑन कर दिया, वो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा। हमने क्या किया, यहाँ से लाइट को पास किया, तो जो लाइट की वेलोसिटी होगी इस वाले मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश, हमें यू एक्स डैश मिलेगी क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के वेलोसिटी इक्वेशन हमने क्या पढ़ा था, अगर मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी देखते हैं तो यू एक्स डैश हमें दिखती है, बराबर हो जाएगा सी डैश, इसकी वैल्यू 3 × 10⁸। और अगर जब हम रेस्ट वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखेंगे ये पूरा यहाँ सेम रहेगा, फ्रेम एस, जब फ्रेम एस के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो हमें यू एक्स दिखेगा सी। अगर यहाँ पर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमने वेलोसिटी इक्वेशन में पढ़ा था, फ्रॉम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन यू एक्स डैश बराबर यू एक्स माइनस वी, जहाँ पर वी क्या है, इस वाले फ्रेम की वेलोसिटी है, यू एक्स डैश क्या है, जो यहाँ पर सिग्नल पास हुआ जो कि लाइट की स्पीड से चल रहा था उसकी वेलोसिटी इस मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में, और यू एक्स क्या है, रेस्ट वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस सिग्नल की वेलोसिटी। अब देखिए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, सी डैश बराबर हो जाएगा सी माइनस वी, ठीक है। अब हमें इस वाले इक्वेशन से क्या मिल रहा है, एक तो हमें मिल रहा है कि यू एक्स डैश बराबर सी माइनस वी, और दूसरा हमें क्या मिल रहा है, यू एक्स बराबर सी डैश प्लस वी। अब देखिए लाइट की स्पीड क्या हो रही है, अगर हम ये जो सिग्नल हमारा चल रहा था अगर हम मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, नहीं जब हम यू एक्स डैश निकाल रहे हैं तो सी माइनस वी हमें दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, सी माइनस वी। लेकिन जब हम रेस्ट वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं यू एक्स बराबर हमें क्या दिख रहा है, सी डैश प्लस वी, यानी कि जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है वो दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं तो हमें अलग अलग दिख रही है। क्या हो रहा है, अलग अलग दिख रही है, जो कि आइंस्टीन के पोस्टुलेट्स के खिलाफ है, यानी कंट्राडिक्शन है। तो इसीलिए आगे हमारा जन्म होता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, फ्रॉम अबव द स्पीड ऑफ लाइट is different in two inertial frames, which is contradiction of
आइंस्टीन्स सेकंड पोस्टुलेट। आइंस्टीन ने सेकंड पोस्टुलेट क्या दिया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो सभी इनर्शियल फ्रेम में सेम होगी, लेकिन यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यानी कि जब हम मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट से इस स्पीड ऑफ लाइट को देख रहे हैं तो हमें ux डैश बराबर हमें c माइनस बी यानी इस c से कम मिल रहा है लाइट की स्पीड, और अगर हम इस रेस्ट वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो हमें ux बराबर c डैश प्लस बी यानी कि लाइट की स्पीड से ज़्यादा वेलोसिटी में देखने को मिल रही है, और वैसे भी लाइट की स्पीड से ज़्यादा वेलोसिटी तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही कंट्राडिक्शन है। और अगर हम दूसरे तरीके से भी देखें तब भी हमें क्या मिल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग दिखे, यानी c माइनस बी यानी लाइट की स्पीड से कम दिख रहा है, और जब यहाँ से देख रहे हैं तो लाइट की स्पीड से ज़्यादा दिख रहा है। तो इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कि इसका सॉल्यूशन लॉरेंट ने कैसे दिया। तो देखिए सबसे पहले तो ये दिया किसने था, दिस ट्रांसफॉर्मेशन was given by Dutch physicist H. Lorentz। ठीक है, इसे डच फिजिसिस्ट थे एक लॉरेंट थे, उन्होंने दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ा था लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें हमें एज्यूम क्या क्या करना है, लेट अस कंसीडर। पहले वही हमें दो फ्रेम एज्यूम करना है जैसा कि हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एज्यूम किया था, टू इनर्शियल फ्रेम्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, S and S dash, where S dash is moving along X डायरेक्शन। यानी कि एक फ्रेम हमें S एज्यूम करना है जो कि रेस्ट पर है, दूसरा S डैश है जो कि X डायरेक्शन में मूव कर रहा है, X डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। रिलेटिव टू फ्रेम S। ठीक है, इतनी बातें तो हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ी थी। अब आगे देखिए, हमें इसमें क्या करना था कि जो हमारा इवेंट होता है वो P, वो क्या हमें इसमें दिखाना है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो हम क्या मान लेते हैं, नाउ लेट अ सिग्नल having speed of light on moving frame S डैश। ठीक है, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कब यूज हुआ, जब मूविंग फ्रेम में कोई इवेंट हुआ जिसकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। या फिर हम मान लेते हैं कोई हमने लाइट सोर्स से एक लाइट को पास किया, तो जो हमने यहाँ पर लाइट पास किया हम मान लेते हैं किसी पॉइंट P पर क्या है, लाइट की वेलोसिटी तो c ही रहेगी हमेशा, चाहे हम इस फ्रेम से देखें चाहे इस फ्रेम से देखें। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x डैश, y डैश, z डैश और टाइम t डैश, इस वाले मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ये फ्रेम v से मूव कर रहा है, और इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, x y z और t। तो क्योंकि ये जो हमारा सिग्नल था स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो इसकी जो स्पीड होगी इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में चाहे हम देखें चाहे इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखें वो c ही रहेगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी या फिर स्पीड जो भी कहें क्या होगी, c रहेगी। तो अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये क्या होगा, ct, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ct डैश, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ct, क्योंकि टाइम इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में t है और इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में t डैश है, इसलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस c इंटू टी। क्योंकि ये जो हमारा ये जो लाइट है इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में टी टाइम में यहाँ पर पहुँचा है ना, इसीलिए तो यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम और वेलोसिटी c है, तो ये जो हो जाएगा, ये थोड़ा नीचे कर देते हैं, यानी यहाँ तक पहुँचने में c इंटू टी। इतनी बात आपको क्लियर होगी। ये हो गया x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, और ये हो गया हमारा z डायरेक्शन। अब देखिए लॉरेंट ने यहाँ पर किया क्या, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किया गया था
कि इक्वलिटी यूज़ किया गया, यानी एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी, हमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलते थे। तो लॉरेंज ने यहाँ पर क्या किया कि लॉरेंज कंसीडर्ड द प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन इन ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीड ऑफ इक्वलिटी। क्या किया? लॉरेंज कंसीडर्ड proportionality relation in transformation equations instead of equality। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किया गया था? इक्वलिटी का यूज किया गया था। लॉरेन ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का यूज किया। तो इसके इक्वेशंस क्या बनेंगे? एक्स डैश बराबर एक्स डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस वी टी। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो गया। अगर इसी को हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखें तब क्या बनेगा? एक्स बराबर प्रोपोर्शनल टू एक्स डैश प्लस वी टी। और तो अगर ये जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक्स डैश बराबर हो जाएगा के एक्स माइनस वी टी, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा? के एक्स डैश प्लस वी टी। अब ये के आया कहाँ से? ये एक्स्ट्रा टर्म आया कहाँ से? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में तो सिर्फ एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी और एक्स बराबर एक्स डैश प्लस वी टी होता था। ये के इसलिए आया क्योंकि जो हमारा स्पीड है, इसका जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट का, ये इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। अब दोनों में बराबर हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ज़्यादा कम हमें करना पड़ेगा, तभी तो दोनों बराबर हो रहे हैं, तभी इक्वेशन बैलेंस कब होगा? अगर हम उसमें क्या होता था कि वेलोसिटी बदल जाती थी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती थी? बदल जाती थी जब इसके कोऑर्डिनेट्स बदल रहे थे। तो वहाँ पर तो इक्वलिटी लग जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं तो वेलोसिटी सेम हो जा रही है। इसका मतलब हमें इक्वेशन में कुछ बढ़ाना है, घटाना पड़ेगा। तो यही इसीलिए यहाँ पर ये कांस्टेंट एक्स्ट्रा टर्म किया गया। अब आगे देखिए, अगर हम कहें कि वाई डैश निकालना हो तब क्या हो जाएगा? ये वाई हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या समझा इसके पहले के लेक्चर में, कि जो हमारा जो इवेंट हो रहा है, यानी कि जो भी सिग्नल है, जो भी लाइट मूव कर रहे हैं, सिर्फ हमने माना है कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसका जो वाई डायरेक्शन में जो चेंजिंग होगा वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका जो वाई, अगर यहाँ से देखेंगे तो क्या कहते हैं, इसका जो ये देखेंगे वाई डैश, और इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, और इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वाई डैश हो जाएगा। ये तो अगर ये वाला ऊपर देखें वाई, ये तो सेम ही है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और हम यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वाई डैश बराबर वाई। इसी तरह हमारा जेड डैश बराबर जेड हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा इवेंट हो रहा है, सीधे से आपको ये बोलना है कि जो इवेंट हो रहा है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए वाई और जेड डायरेक्शन में इसका ट्रांसफॉर्मेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और टी डैश बराबर क्या होगा? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में तो ये हुआ था, जो टाइम है वो सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट रहेगा, यानी टाइम सेम रहेगा, इवेंट सेम टाइम पर होंगे। लेकिन जब बात स्पीड ऑफ लाइट की हो जाएगी, यानी जो इवेंट हो रहे हैं जब वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो रहे हैं, यानी उसकी स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट के आसपास है, तो जो टाइम होगा वो टाइम में चेंजिंग हो जाता है। यानी अगर इस वाले फ्रेम में जो टाइम है कुछ लग रहा है, तो इस वाले फ्रेम से देखने पर टाइम हमें कुछ और लगेगा। ठीक है, टाइम में कमी या टाइम में बढ़ोतरी होगी, इसलिए टी डैश बराबर अभी हम छोड़ देते हैं, अभी हम आगे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो हमारे इक्वेशंस हैं, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा, तीसरा और चौथा, इसे हम लोग कहते हैं कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और इसी को वाई बराबर वाई डैश पलट कर लिख दें, जेड बराबर जेड डैश, और टी बराबर आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा हो गया इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले इस के की वैल्यू, ये जो एक्स्ट्रा टर्म के आया, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 2 3 4, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। ये हमारा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और ये हमारा लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं 5, 6, 7 और 8। अब देखिए, अब हमें फाइंड करना है इसके की वैल्यू। सबसे पहले हम क्या करते हैं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स डैश बराबर सी टी डैश एंड एक्स बराबर सी टी इन इक्वेशन 1 एंड 5। हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों इक्वेशन में एक्स डैश और एक्स की वैल्यू रख देते हैं। एक्स डैश हमें क्या मिला था? सी टी डैश मिला था, और एक्स बराबर सी टी मिला था। तो हमें क्या मिलेगा? देखिए,
सॉरी एक्स डैश बराबर हमें सी टी डैश रखना, तो सी टी डैश बराबर के एक्स माइनस वी टी। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन हो गया हमारा 9। और इसमें हम जब रखेंगे एक्स की वैल्यू रखेंगे तो सी टी इज इक्वल्स टू के एक्स डैश प्लस वी टी। ये हो गया हमारा इक्वेशन 10। अब इक्वेशन 9 और 10 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 9 एंड 10। पेज भर गया, चलिए आगे देखते हैं। जब हम उन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा सी स्क्वायर टी इंटू टी डैश बराबर, पहला हमारा क्या था, के सी टी माइनस वी टी इंटू के, ऊपर हो गया ज़्यादा, के सी टी डैश प्लस वी टी डैश। सी स्क्वायर टी इंटू टी डैश बराबर, के कॉमन ले लेंगे, सी टी हमारा हो जाएगा क्या कहते हैं, सी टी डैश प्लस वी टी डैश माइनस वी टी, सी टी डैश प्लस वी टी डैश। सी स्क्वायर टी इंटू टी डैश बराबर के सी स्क्वायर टी इंटू टी डैश प्लस सी वी टी टी डैश माइनस सी वी टी टी डैश, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा वी स्क्वायर टी इंटू टी डैश। अब देखिए सी स्क्वायर टी इंटू टी डैश बराबर के को यहाँ देखिए कैंसिल हो रहा है, सी वी इंटू टी डैश, ये और ये कैंसिल हो गया। अब सी स्क्वायर टी इंटू टी डैश माइनस वी स्क्वायर टी इंटू टी डैश, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी इंटू टी डैश, ये कॉमन निकल गया, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। सी स्क्वायर बराबर के सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो के बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो के बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक गलती होगी, जब हमने दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था तो के दोनों इक्वेशन में था ना, तो इसलिए यहाँ पर के का स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन स्टार नाम दे सकते हैं। तो अगर हम इसके की वैल्यू के साथ लॉरेंज के इक्वेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, पहला इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी। अब मल्टीप्लाई में के था तो क्या बन जाएगा, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, लॉरेंज का पहला ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। दूसरा क्या है, वाई डैश बराबर वाई, इसमें बदलाव नहीं होगा। तीसरा है जेड डैश बराबर जेड, और चौथा है टाइम वाला, टी डैश बराबर, इसे हम अभी आगे कैलकुलेट करेंगे, टाइम डिफरेंस हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इन्वर्स इक्वेशन लिखना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, पहला क्या मिल जाएगा, एक्स बराबर एक्स डैश प्लस वी टी डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और दूसरा में मिल जाएगा वाई बराबर वाई डैश, तीसरा मिल जाएगा जेड बराबर जेड डैश, और चौथा टी बराबर, जो कि आगे हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टी डैश, यानी कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमारा मूविंग फ्रेम होता है उसके रिस्पेक्ट में इवेंट का टाइम, और जो फ्रेम रेस्ट में होता है उसके रिस्पेक्ट में इवेंट का टाइम, दोनों में क्या रिलेशन है। अब क्योंकि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम जो होता है वो दोनों फ्रेम में अलग अलग होता है, टाइम में कुछ ज़्यादा या फिर कुछ कमी हमें देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि जो इवेंट होता है उसकी वेलोसिटी बहुत ही तेज़ होती है, स्पीड ऑफ लाइट के करीब होती है। तो हमने अभी जितने इक्वेशंस लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में निकाले उन्हीं की हेल्प से, उनमें से कुछ इक्वेशन की हेल्प से टी डैश की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, वी नो डैट हमने एक्स डैश की वैल्यू क्या निकाली थी, एक्स डैश बराबर के एक्स माइनस वी टी, इक्वेशन 1। ये क्या है, ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का पहला इक्वेशन है। और उसके बाद हमने इसी का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या देखा था, के एक्स डैश प्लस वी टी डैश,
इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स डैश फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 से एक्स डैश की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दें तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू के हो गया, एक्स डैश की जगह पे हमें ये पूरी वैल्यू रखनी है, के एक्स माइनस वी टी प्लस वी टी डैश। अब हमें इसी को सॉल्व करना है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, टी डैश की। तो इसको सॉल्व करेंगे, टी डैश वाले टर्म को एक तरफ कर देंगे, बाकी टर्म को इधर कर देंगे, हमें टी डैश की वैल्यू मिल जाएगी। किसके टर्म में, टी के टर्म में। तो ये एक्स बराबर ये हो जाएगा हमारा के एक्स माइनस के वी टी प्लस वी टी डैश। ये हमारा हो जाएगा एक्स बराबर के स्क्वायर एक्स माइनस के स्क्वायर वी टी प्लस के वी टी डैश। वी टी डैश के वी टी डैश को एक तरफ कर ले तो के वी टी डैश बराबर एक्स प्लस के स्क्वायर वी टी माइनस के स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से टी डैश हमारा क्या आ जाएगा, एक्स बाई के वी प्लस देखिए के स्क्वायर वी और वी, तो वी से वी पूरा चला जाएगा और एक के से एक के यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा के टी और माइनस के स्क्वायर और के, तो यहाँ पर एक के बचेगा और एक्स हो गया और अपॉन में क्या हो गया, वी। अब देखिए टी डैश बराबर हम यहाँ पर के क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, के कॉमन आ गया, क्या बचा, एक्स अपॉन के स्क्वायर वी प्लस टी माइनस ये हो गया एक्स बाई वी। तो टी डैश बराबर क्या हो जाएगा, के इन दोनों को एक साथ लेते हैं, एक्स अपॉन के स्क्वायर वी माइनस एक्स अपॉन वी प्लस टी। तो टी डैश बराबर क्या हो जाएगा, के। अब देखिए के की वैल्यू हमने के की वैल्यू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में फाइंड की थी, जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस के बराबर 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको अभी हमने जस्ट अभी डिराइव किया था, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखना है। जब के की वैल्यू इतनी है तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो अगर देखिए के नीचे है तो यानी ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा एक्स 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन में यहाँ बचेगा वी माइनस हो गया एक्स बाई वी और ये प्लस टी। तो टी डैश बराबर क्या हो जाएगा, के एक्स माइनस एक्स वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस एक्स, और इसको पूरा एक साथ लेते हैं, अपॉन वी प्लस टी। अब देखिए एक्स से एक्स कैंसिल, टी डैश बराबर के, टी को पहले लिख दीजिए माइनस, देखिए एक वी से एक वी कैंसिल, तो हो जाएगा हमारा वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। अब के की वैल्यू फिर से रख दीजिए, टी डैश बराबर टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें टी डैश की वैल्यू मिल गई। इसी तरह अगर हम इसका इन्वर्स इक्वेशन निकालना चाहें, टी को टी डैश के टर्म में निकालना चाहें, तब भी इसी तरीके से निकल जाएगा। बस क्या करना है, एक्स इसमें से एक्स ये जो इक्वेशन है हमने एक्स डैश की वैल्यू इसमें पुट की, इसमें हम एक्स की वैल्यू पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें टी के टर्म में टी डैश मिल जाएगा, सॉरी टी डैश के टर्म में टी मिल जाएगा। तो अगर हम उस तरीके से निकालना चाहेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी बराबर टी डैश प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इस तरह से हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के सभी इक्वेशंस प्राप्त हो गए। इससे हमें देखने में क्या मिल रहा है कि जो टी डैश यानी जो मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम इवेंट का जो टाइम होगा वो कुछ और होगा और रेस्ट वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में कुछ और होगा। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर इक्वेशंस कितने हैं। पहला हमें एक्स डैश वाला इक्वेशन मिला था, दूसरा वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड और टी डैश बराबर, अब ये भी हमें क्या मिला, टी डैश ये हो गया हमारा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और टी बराबर टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इस तरह से आपके लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के चारों इक्वेशन और उसके इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशंस, इनके डेरिवेशन पूरे हुए। अब देखिए एक और बात यहाँ पर हमें क्या बताया था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में अंतर क्या है। जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में काम आता है, यानी जहाँ पर इवेंट की स्पीड है,
स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम होती है, यानी कि हमारे रियल वर्ल्ड में। और अगर हम उस इवेंट को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर या फिर स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा कम उसके अप्रॉक्सीमेटली में ले लेते हैं तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में चला जाता है, जहाँ पर क्या होता है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होता है। तो देखिए इक्वेशन किसका है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर इससे हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जाना चाहें तो हम कैसे जाएंगे। देखिए हमने बताया कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम होती है, यानी कि हमारे डेली लाइफ में रियल वर्ल्ड में हम स्पीड ऑफ लाइट तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यहाँ पर अर्थ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं जो स्पीड ऑफ लाइट के से चल सके। तो इसलिए हमारे रिस्पेक्ट में, हमारे रियल लाइफ के रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग इनफाइनाइट एज्यूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। इसलिए अगर देखिए हम इस इक्वेशन में c को इनफाइनाइट कर दें, क्यों इनफाइनाइट कर रहे हैं, हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स यानी जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर वेलोसिटी मानी गई है उससे हम हट करके अपनी डेली लाइफ की बात करें, यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हम आना चाहे तो क्या करेंगे, c को आप कर दीजिए इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा, v² अपॉन इनफाइनाइट, ये बन जाएगा 0, 1 माइनस 0, ये 1 हो जाएगा, और ये पूरी वैल्यू नीचे की 1 हो जाएगी, और ये हमें क्या मिल जाएगा, x डैश बराबर x माइनस वी टी। हम यहाँ से किससे पहुँच जा रहे हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। इसी तरह हम t डैश बराबर t हमें मिल जाएगा। तो गैलीलियन और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में यही डिफरेंस होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। गैलीलियन और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस क्यों है, गैलीलियन के बाद ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन आया क्यों, ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।